दोस्तों नमस्कार। अमेरिका को भारत की कितनी जरूरत है, या यह कहा जाए कि भारत को अमेरिका की कितनी जरूरत है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के दायरे में भारत और अमेरिका को एक मंच पर एक साथ रखा नहीं जा सकता है, क्योंकि ट्रंप के दौर में अमेरिका जिस रास्ते पर चल निकला है उसमें उसका पहला निशाना रूस है। रूस को वो अपने साथ खड़ा करना चाहता है। और जरा कल्पना कीजिए कि अगर रूस अमेरिका के करीब आ गया आर्थिक संबंधों को लेकर, तब फिर भारत की जो जरूरतें हैं उसे पूरा कौन करेगा। और भारत इस दौर में अमेरिका की अर्थनीति, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के आश्रय अपनी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं दुनिया के मानचित्र पर एक ताकतवर देश के तौर पर लगातार प्रस्तुत करने से चूक नहीं रहा है। और यह भी एक अजीबोगरीब परिस्थिति हो सकती है कि भारत के विदेश मंत्री लगातार दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में अमेरिका में ही बैठे रहे, लेकिन उन सब के बावजूद भी उनकी कभी कोई सीधी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हो नहीं पाई। वो पहली कतार में जरूर थे जब शपथ ग्रहण हो रहा था, लेकिन उसके बाद भी कोई मुलाकात हो नहीं पाई। और जो पहली बड़ी प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति ने दी वो भारत को लेकर नहीं, चीन को लेकर भी नहीं, बल्कि रूस को लेकर दी। और यह कहकर दी कि वहां की आर्थिक परिस्थितियों से जो पुतिन जूझ रहे हैं, या फिर जो आर्थिक संकट रूस के सामने युद्ध के दौर से उभर कर आया है, वह उसमें पूरी मदद कर सकते हैं। वह पूरा एक खत है जो ट्रंप ने एक लिहाज से पुतिन के नाम लिखा। जवाब रूस की तरफ से आया, लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि भारत अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए या कहें बचाने के लिए उसे अमेरिका का साथ चाहिए। क्योंकि इस दौर में जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक युद्ध की परिस्थितियां अमेरिका से निकलकर यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन और फ्रांस से होते हुए वह चीन और रूस तक पहुंच चुकी है और उसका असर ब्रिक्स देशों पर खुलकर पड़ा है, उस दौर में भारत अपनी इकोनॉमी को पश्चिमी देशों के आश्रय या फिर अमेरिका के आश्रय ही सहेज कर आगे बढ़ा सकता है। यह उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन बावजूद इसके ऐसा क्या है कि बकायदा प्रधानमंत्री मोदी के प्रतिनिधि के तौर पर देश के विदेश मंत्री जयशंकर मौजूद रहे लगातार अमेरिका में, लेकिन उनकी मुलाकात हो नहीं पाई। वह जिनसे मिले उनसे पहले भी मुलाकात होती थी। लेकिन इसका दूसरा सच यह भी है कि जब से ट्रंप राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते और फ्लोरिडा के तमाम जो अहमियत वाले लोग थे उनसे भी मुलाकात जयशंकर की हो नहीं पाई। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में वो लगातार प्रयास करते रहे। तो इसके कई मतलब क्या शुरुआती दौर में निकाले जा सकते हैं कि भारत अमेरिका के लिए कितना जरूरी है। शायद भारत की तरफ से अमेरिका की जितनी जरूरत महसूस कराई जा रही है उसमें सिर्फ यह एक प्रचार है कि अमेरिका बगैर भारत के कोई रणनीति, कोई स्ट्रेटजी नहीं बना पाएगा। और क्वाड की बैठक भारत के लिए नहीं, बल्कि क्वाड की बैठक तो चीन को चेताने के लिए है कि चीन समझ जाए कि जिस समुद्री रास्ते से वह अपने आधिपत्य को दिखा रहा है, बता रहा है, उसमें सामने जापान और ऑस्ट्रेलिया है, भारत नहीं है। और जापान और ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक हितों को साथ लेकर अमेरिका क्वाड की बैठक में भारत की मेजबानी को मोहर लगा रहा है, यह कहकर कि दरअसल इस बैठक के आश्रय चीन को चेताने की जरूरत है। तो तीन पन्ने अलग अलग खुल जाते हैं। पहला पन्ना तो यह है कि वाकई ट्रंप की पहली जरूरत रूस है, और दूसरा पन्ना इस बात को देता है कि क्या वाकई चीन से टकराने के लिए या चीन को प्रतिस्पर्धा के तौर पर साथ खड़ा करने के लिए भारत कोई मायने नहीं रखता है। और तीसरा बड़ा सवाल है कि भारत की अपनी इकोनॉमी जो खास तौर से अगर एक्सपोर्ट के लिहाज से समझे तो फिर, और डॉलर के लिहाज से भी समझे, या फिर व्यापारिक घाटे और मुनाफे के तौर पर भी समझे, तो अमेरिका के बगैर भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ नहीं सकती है। यह भी तीसरा पन्ना खुले तौर पर कहता है। तो शुरुआत इस बात को लेकर ही की जाए कि खुद जयशंकर जो लंबे वक्त तक लगातार बैठक अमेरिका में करते रहे, उन्हीं से जब पूछा गया कि आपकी मुलाकात किनसे किनसे कैसे कैसे हुई है, तो पहले उनकी बात सुन लीजिए। So, as you all know, I am here as Special Envoy of the Prime Minister for the inauguration of President Trump
and Vice President Vance. I attended the swearing in. There was a church service before that. Evening, there were socials. So it gave me an opportunity to meet a few other people there. I had an occasion to meet the Secretary of State, and since he was confirmed, we had our bilateral meeting yesterday at the Department of State. And there was also a Quad Foreign Ministers meeting because all the Quad Foreign Ministers were here for the inaugural. Separately, I met National Security Advisor Mike Waltz. I had met him in December when I came. And during the course of my stay, I also had the opportunity to interact with Speaker Johnson, with Majority Leader Senator Thune. I made the acquaintance of 6 cabinet members of the incoming of the administration which has come in. So that's broadly in terms of the activities. यहां यह भी समझना होगा, जिस वक्त बाइडेन की सरकार थी उस दौर में रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया था। यूक्रेन नाटो देश की कतार में शामिल होना चाहता था। रूस इसका विरोध कर रहा था और अमेरिका ने प्रतिबंध रूस पर लगा दिए थे। रूस ने भारत के साथ समझौता किया और तेल बड़ी तादाद में, वह भी 30% सस्ते में भारत को देना शुरू किया। भारत ने अपनी इकोनॉमी रूस के तेल को लेकर बनाई और बचाई भी, क्योंकि भारत में एनर्जी के लिए सबसे ज्यादा जो तेल चाहिए, जो कच्चा तेल बाहर से आता है, वह रूस से नहीं आता था, लेकिन सस्ते में दिया जा रहा था और युद्ध काल का दौर था। अमेरिका ने प्रतिबंध रूस पर लगाया था और भारत अपनी अर्थव्यवस्था को देखते हुए निकटता के साथ रूस के अतीत के पारंपरिक संबंधों को बतला रहा था। और जयशंकर कई मौकों पर यूरोपीय कंट्रीज में गए और अमेरिका भी गए और वहां पर इनसे यह सवाल जब पूछा गया था उस दौर में कि क्या वाकई जब रूस पर प्रतिबंध अमेरिका लगा रहा है और नाटो देश साथ खड़े हैं तो भारत कैसे आर्थिक संबंध बना रहा है, तब उस पर भारत ने अपनी इकोनॉमी का जिक्र किया और बार बार जयशंकर ने खुले तौर पर इस बात का जिक्र किया कि अपनी इकोनॉमी को बचाने की जरूरत हमारी पहली प्राथमिकता है। क्या वो सवाल एक पूरे सर्किल में घूमकर फिर से वहीं खड़ा हो गया है, जहां पर अमेरिका के भीतर भारत के रूस के साथ प्रतिबंधों के बीच व्यापारिक रिश्तों ने इस दौर में राष्ट्रपति ट्रंप से सीधी मुलाकात का मौका भारत के विदेश मंत्री को नहीं दिया? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल यह है, जिस दौर में अमेरिका के प्रतिबंध रूस पर लगे हुए हैं और भारत इस बात का जिक्र करते रहा कि युद्ध से कुछ नहीं होगा और अमेरिका ने इसकी तारीफ भी की, लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत की अपनी आर्थिक परिस्थितियां कितनी डामाडोल है और उस परिस्थिति को पटरी पर लाने के लिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर व्यापारिक संबंध अलग अलग देशों के साथ हो सकते हैं, वो बिना अमेरिका के सहमति के संभव नहीं है, या फिर भारत बिना अमेरिका के सहमति से आगे वहीं पर बढ़ा जहां पर अमेरिका विरोध में रूस के खड़ा था। यानी इस दौर में नए आर्थिक संबंध जो भी अमेरिका बनाएगा उसके दायरे में भारत को कदम बढ़ाना होगा और भारत यही भरोसा अमेरिका से चाहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था को वो पटरी पर लाए और पूरे खुले तौर पर मदद करे। और यह भरोसा भारत को मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि यह भरोसा ट्रंप पुतिन को दे रहे हैं, यानी अमेरिका रशिया को दे रहा है। जो खत लिखा गया, जो डाला गया, उसमें क्या लिखा गया, यह वाकई हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जिक्र करते हुए रशिया और अमेरिका की निकटता का जिक्र किया है। जरा उस लाइन को सुनिए। उन्होंने लिखा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रूस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने में हमारी मदद की थी और इस दौरान उसने लगभग 60 लाख लोगों को गंवाया भी। यह कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था के संकट से जूझते रूस और राष्ट्रपति पुतिन को मैं बड़ी राहत दूंगा। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि युद्ध को बंद करें, समझौता करें, जंग से बदतर कुछ भी नहीं। मैं हर तरीके से इकोनॉमी की मदद करने को तैयार हूं और अगर कोई समझौता नहीं कर पाए तो फिर वो चेतावनी देते हैं, नहीं करे तो फिर रूस पर भारी भरकम टैक्स और आयात शुल्क थोपने और रूसी सामानों पर प्रतिबंध लगाने के अलावे कोई चारा नहीं बचेगा। यानी इकोनॉमी जो बिगड़ी रूस की
और रूस ने बिगड़ी इकोनॉमी के बीच भी भारत की अर्थव्यवस्था को संभाला और भारत ने अमेरिका के साथ अपनी निकटता बीते 10 वर्षों में खुले तौर पर दिखलाई और जतलाई भी। वही ट्रंप अब पुतिन से कह रहे हैं कि हम संभाल लेंगे आपकी इकोनॉमी को, आप एक बार युद्ध बंद कीजिए और हमारे साथ तो आइए। और भारत के विदेश मंत्री लगातार डेरा डाले हुए हैं अमेरिका में, लेकिन जिस भरोसे को वो इकोनॉमी को लेकर चाहते हैं कि भारत पर कोई टैरिफ नहीं लगे, भारतीय जो अमेरिका जाते हैं उन पर कोई रोक टोक ना हो, और जितनी बड़ी तादाद में भारतीयों की मौजूदगी अमेरिका में है उसमें सबसे ज्यादा बड़ी तादाद गुजरात के लोगों की है। तो यह कहीं ना कहीं निजी तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की भी अमेरिका नीति या अमेरिका परस्त नीति में एक झटका है कि भारत को अभी तक कोई भरोसा मिल नहीं पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस ने इसका जवाब भी दिया, जो कि ट्रंप ने पत्र लिखा। पुतिन के प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि यह ठीक है, लेकिन हम उन संकेतों का इंतजार कर रहे हैं जो अभी आना बाकी है। तो वो कौन से संकेत हैं? उस संकेत की दिशा में भी पुतिन के प्रवक्ता कहते हैं कि दरअसल रूस को ट्रंप के प्रतिबंध लगाने की धमकियों में कुछ भी नया नहीं लगता। उन्हें ये तरीके पसंद हैं क्योंकि इससे पहले जो बाइडेन ने प्रतिबंध लगाए थे यह तो सबके सामने है, और रूस कोई भी अगला कदम जो उठाएगा पहले यह जानना चाहेगा कि युद्ध खत्म करने के समझौते में ट्रंप क्या चाहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के भीतर ट्रंप द्वारा लिखे गए पत्र के भीतर में 4 लाइन और बड़े महत्वपूर्ण है जो उन्होंने लिखा, मैं रूस को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूं। मैं रूसी लोगों को प्यार करता हूं और मैंने राष्ट्रपति पुतिन से हमेशा अच्छे रिश्ते बनाए रखे हैं, बावजूद इसके कि रेडिकल लेफ्ट रशिया जो है वो हंगामा खड़ा करता रहता है, यानी रशिया के भीतर का एक ग्रुप हंगामा करता है, लेकिन उनके रिश्ते करीब हैं। और यह हर कोई जानता है कि 2017 के चुनाव से ठीक पहले प्रचार के दौर में पुतिन और रूस को लेकर जो निकटता ट्रंप ने दिखलाई थी, वो निकटता जगजाहिर अमेरिका के भीतर पहली बार इस रूप में हुई। क्या वाकई जिस रूस और अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धा पूरे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी रही, उसमें पहली बार कोई राष्ट्रपति कह रहा है कि हम निकट हैं, और अब दोबारा सत्ता में आने के बाद कह रहे हैं हम आपकी इकोनॉमी में जो नुकसान हुआ है उसे भी हम संभाल लेंगे। भारत इस पूरी प्रक्रिया के भीतर क्यों नहीं है? भारत की मौजूदगी क्वाड बैठक को लेकर है, जो कि चीन को थ्रेट करने के लिए, और उसमें क्वाड बैठक में भारत का साथ हर हाल में अमेरिका को चाहिए, लेकिन उसकी एवज में भारत की इकोनॉमी और इकोनॉमी के मद्देनजर जो जरूरतें हैं उस दिशा में क्या सोचा गया? क्योंकि एक बात और ध्यान दीजिए, जब मुलाकात वहां के सिक्योरिटी एडवाइजर विदेश मंत्री के साथ भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से हुई तो 2 बड़े मुद्दे उभरे। एक था बांग्लादेश का मुद्दा, दूसरा था जो सैन फ्रांसिस्को में 2023 में वहां पर इंडियन कॉन्सुलेट पे जो हमला हुआ था, जिसमें खालिस्तानी पनून का जिक्र होता है। यह मुद्दा उठाया गया और इस पर आपत्ति जाहिर की गई, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी भरोसा नहीं आया सामने उभरकर जिसका जिक्र जयशंकर कर पाते। और जयशंकर ने कहा मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इस मुद्दे को उठाया जरूर गया। अब यहां पर सवाल है, जिस कनाडा को 51st स्टेट बनाने की दिशा में अमेरिका बन रहा है, उस कनाडा के भीतर पनाह लिए हुए खालिस्तानियों का जिक्र जो होता है और भारत लगातार कर रहा है, तो उसके बावजूद भी क्या वाकई भारत को कोई भरोसा, कोई उम्मीद दे पाने की स्थिति में फिर नहीं है? और भारत के जो टॉप मोस्ट गवर्नेंस के लोग हैं जिनके खिलाफ अमेरिका में केस दायर किया भी गया, उसको भी अभी हटाया नहीं गया है, तो क्या यह भरोसा भी दे पाने की स्थिति में नहीं है? और महत्वपूर्ण तो यह भी है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान इस दौर में बेहद करीब आ रहे हैं। पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख से 14 जनवरी को मुलाकात करने इस्लामाबाद पहुंचे थे बांग्लादेश के सैन्य प्रमुख। इनकी मुलाकात भी हुई और इस मुलाकात ने यह संकेत भी दे दिए कि सवाल अब सिर्फ द्विपक्षीय व्यापार का नहीं है, बल्कि सैन्य सहयोग भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच है। क्योंकि जनरल एसएम कमरूल खान पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर से मुलाकात करते हैं, और उसके बाद यह सवाल बड़ा हो जाता है कि जिस अमेरिका में 54 लाख भारतीय रहते हैं, जहां पर 32 लाख भारतीय फर्स्ट जनरेशन वाले हैं,
यानी मौजूदा वक्त में जो भारतीय वहां के नागरिक है उसमें 32 लाख ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट जनरेशन अमेरिका आई थी। और इस दौर में वीजा भी भारतीयों को सबसे ज्यादा दिया गया। अगर बाइडेन के काल तक देखें तो 72% वीजा इंडियंस को दिया गया, बाकी जो 28% बाकी कंट्रीज को दिया गया, जिसमें 12% चीन है। लेकिन भारत 72% है। बावजूद इसके राष्ट्रपति चुने जाने के बाद आर्थिक परिस्थितियों को लेकर, भारतीयों को लेकर, खालिस्तान और पनून को लेकर कोई भी भरोसा, कोई उम्मीद जगाने वाली बात क्यों नहीं हुई। और इस बात ऐसा भी नहीं है कि की नहीं गई, की गई। बकायदा विदेश मंत्री जयशंकर ने इसका जिक्र किया। Yes, we had a brief discussion on Bangladesh. I don't think it's appropriate I get into more details. On the second question, I didn't on this occasion raise those issues, but I do want to say that the arson attack on our consulate in San Francisco is a very, very serious matter, and it is something which we expect accountability, and we would like to see that people who did it are held responsible. तो क्या भारत के सामने बिल्कुल यह नई चुनौती है? यानी ट्रंप के आने के बाद अमेरिका के साथ पुराने संबंधों से हटकर नई संबंध बनाने की दिशा में जो चुनौती है, उसमें सामरिक तौर पर और व्यापारिक तौर पर दोनों एक साथ चल रहे हैं। एक तरफ ब्रिक्स का मसला आता है जहां चीन और रशिया, और दूसरी तरफ पड़ोसियों का मसला आता है जहां बांग्लादेश और पाकिस्तान। और इन सब से हटकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के कॉरपोरेट की मौजूदगी बिना अमेरिकी इकोनॉमी के साथ लिए आगे बढ़ नहीं सकती है। क्योंकि अगर आप इकोनॉमी के दायरे में भी परिस्थितियों को सीधे निवेश यानी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है उसे समझे तो 2023 में कुल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो टोटल ओवरसीज का था इंडिया में, वो $32.29 बिलियन का था। 2024 में यह बढ़कर लगभग $37.68 बिलियन हुआ, यानी लगभग $5.5 बिलियन बढ़े। इसको भी अगर आप ध्यान दीजिए तो दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत बहुत पीछे है। और यह जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसमें अगर आप शेयर बाजार को समेटते हैं तो इक्विटी के क्षेत्र में, लोन के क्षेत्र में, और जो गारंटी इशू की जाती है उस दायरे को परखें तो गारंटी इशू करने वाली दिशा में सबसे ज्यादा लगभग $16.29 बिलियन हुआ। लोन $8.7 बिलियन था और इक्विटी के तौर पर $12.69 बिलियन था। अब यह सवाल है कि भारत दुनिया की दूसरे कंपनियों के साथ मिलकर जो ओवरसीज मार्केट को भी घेरती है उसमें तमाम जगहों पर अमेरिकी कंपनियों की मौजूदगी है, या कहें नाटो देशों की कंट्रियों की मौजूदगी है। उसके दायरे में होटल है, कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चर है, माइनिंग है। और इस दायरे में अगर कंट्रीज का आप जिक्र करें जहां पर इन कंपनियों के आश्रय जो भी भारत के तमाम कॉर्पोरेट्स वर्क कर रहे हैं, उसमें सिंगापुर नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है, तीसरे नंबर पर ब्रिटेन है, चौथे नंबर पर यूएई है, पांचवें नंबर पर सऊदी अरब है, छठे नंबर पर ओमान है, सातवें नंबर पर मलेशिया है। और इस ज्वाइंट वेंचर के भीतर जो जिक्र होता था कि टेक्नोलॉजी स्किल को ट्रांसफर करेंगे, शेयर करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ब्रांड इमेज भारत की कंपनियों की भी बनेगी, और जो यूटिलाइजेशन होता है मटेरियल्स का, रॉ मटेरियल्स का, उसका यूटिलाइजेशन तमाम देशों के साथ भारत भी किया जाएगा और इसके जरिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यह भी निकल कर आएगा। लेकिन मौजूदा वक्त का सच क्या है? मौजूदा वक्त का सच है कि अगर अमेरिका के भीतर इस दौर में अगर 54 लाख भारतीय रह रहे हैं तो इसका दूसरा सच यह है कि हर बरस 2 लाख से ज्यादा इंडियन सिर्फ पढ़ने के लिए अमेरिका जाते हैं। उसमें सबसे ज्यादा H1B वीजा अभी तक मिल रहा था। तीसरी परिस्थिति थी कि भारत के जो लोग वहां काम कर रहे थे उनके जो बच्चे होते थे वह अमेरिकी नागरिक हो जाते थे, और बच्चों के आश्रय उनके माता पिता भी अमेरिकी नागरिक हो जाते थे। यह पूरी की पूरी परिस्थिति पर ट्रंप जिस लिहाज से चल रहे हैं वो ब्रेक लग गई। और सबसे बड़ी तादाद में जिस समुदाय का भारत के भीतर जिक्र होता है वो गुजरातियों की मौजूदगी अमेरिका में सबसे ज्यादा है, और उसी के आश्रय अमेरिका के भीतर हिंदू स्वयंसेवक संघ जो आरएसएस का विंग है वहां पर उसकी मौजूदगी है, और दुनिया के तमाम देशों में उसकी मौजूदगी है। यानी बिल्कुल एक नई परिस्थिति
भारत के साथ खड़ी इस मायने में हो गई कि ट्रंप के शासनकाल में ना तो इकोनॉमिक तौर पर कोई संवाद हो पा रहा है और ना भरोसा मिल पा रहा है। सामरिक तौर पर भारत के इर्द गिर्द जो बांग्लादेश और जो पाकिस्तान जिस निकटता के साथ आ रहे हैं और उसके पीछे चीन भी खड़ा है, उसमें भारत कहां पर खड़ा होगा, कोई अभी तक सहमति असहमति उम्मीद जग नहीं पा रही है। और तीसरी परिस्थिति यह है कि अगर वाकई जिस आर्थिक परिस्थितियों का संवाद रूस के साथ ट्रंप कर रहे हैं, भारत अपनी इकोनॉमी को लेकर उतना ही चिंतित है। उसे पता है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बिना अमेरिकी सहयोग से बन नहीं सकती है, बढ़ नहीं सकती है। और भारत के वो कॉरपोरेट जो सत्ता से निकटता पाए हुए हैं, उन्हें भी अमेरिकी इकोनॉमी की जरूरत, अमेरिकी इकोनॉमी के साथ इकोनॉमिक कॉरपोरेट की जरूरत और बैंकों की जरूरत है जो विकसित देशों से लोन वह लेते हैं। लेकिन इस दौर में कोई बातचीत नहीं हुई है, लंबे वक्त तक विदेश मंत्री की मौजूदगी। यहीं पर वो सवाल सबसे बड़ा होता है। भारत के विदेश मंत्री पॉलिटिशियन नहीं है, वो ब्यूरोक्रेट हैं और अमेरिका के भीतर का इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जो पूरा का पूरा होता है, वो जानता है कि किस व्यक्ति से कैसे डील करनी है। दूसरी परिस्थिति है, इससे पहले जब जयशंकर गए, उनसे पहले विदेश उस यात्रा पर, अमेरिकी यात्रा पर भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण भी मौजूद थी। वह भी लंबे वक्त तक तमाम कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ बातचीत मुलाकात करती रही, लेकिन कोई उम्मीद और भरोसा जगा नहीं पाई। वह भी उस रूप में पॉलिटिशियन नहीं है, चुनाव लड़कर जीतने वाली पॉलिटिशियन नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी खांटी पॉलिटिशियन है। इन दोनों के बीच तालमेल की परिस्थितियों ने ही परिस्थितियों को उलझा दिया है, या फिर अमेरिका में ट्रंप की नई नीति में भारत कहां कैसे फिट होगा तय वो करेगा। यह बात अब खुलकर विदेश मंत्री जयशंकर तक भी पहुंच चुकी है, क्योंकि लंबे वक्त तक उनकी मुलाकात और मुलाकातों की फहरिस्त देखने के बाद तो यही लगता है कि अब तक कम से कम ट्रंप से मुलाकात तो हो ही जानी चाहिए थी। तो क्या यह स्ट्रेटजी है अमेरिका की, या फिर इस दौर में जो आर्थिक रास्ते बनाए गए अमेरिका से हटकर ब्रिक्स और रशिया को लेकर, क्या उससे अमेरिका अब टारगेट कर रहा है? और इन सब से हटकर आखिरी रास्ता भारत के सामने क्या एक बार फिर चीन के साथ निकटता का जाता है? क्योंकि संघ के भीतर के कई बड़े इकोनॉमिस्ट जो अलग अलग क्षेत्रों में, उनका कहना है चीन को आप इनकार नहीं कर सकते हैं, आपके इर्द गिर्द सबसे करीब चीन ही है। तो क्या ये स्ट्रेटजिकली बिल्कुल नई परिस्थितियां कम से कम भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की विदेश नीति और कूटनीति के आश्रय बन रही है? सवाल यही है। विदेश मंत्री लंबे वक्त तक अमेरिका में है और मुलाकात ट्रंप से नहीं हो पाई है। किसी क्षेत्र में कोई उम्मीद और भरोसा अभी तक मिल नहीं पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।